कहानियों की दुनिया अतुल विश्नोई की जुबानी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कहानियों की दुनिया अतुल विश्नोई की जुबानी का ये संस्करण मैं एक लंबे अंतराल के बाद प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके लिए आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूं। आज की कहानी जो मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, ये एक बहुचर्चित लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है जावा से पलायन। कहानी सुनने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर दिन का अपडेट रेगुलरली यानी नियमित रूप से मिलता रहे। तो आइए सुनते हैं कहानी जावा से पलायन का पहला भाग, लेखक रस्किन बॉन्ड। ये सब कुछ ही दिनों के अंतराल में हुआ था। कैसिया के पेड़ों पर फूल आने शुरू ही हुए थे जब बटाविया, जो अब जकार्ता है, पर पहली बमबारी हुई। चटक गुलाबी फूल अब सड़कों पर पड़े मलबे में बिखरे दिखाई दे रहे थे। हमें खबर मिल चुकी थी कि सिंगापुर पर जापान ने कब्जा कर लिया है। मेरे पिताजी ने कहा, मुझे लगता है वे लोग जावा पर भी जल्दी ही कब्जा कर लेंगे। जब ब्रिटिश पराजित हो चुके हैं तो डच कैसे जीत सकते हैं? वो डच लोगों की आलोचना नहीं कर रहे थे। वो जानते थे कि उनके पास ब्रिटेन की तरह साम्राज्य का समर्थन नहीं था। दक्षिण पूर्व एशिया से यूरोपियन लोगों का व्यापक पलायन अपरिहार्य था। वो द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। जावानीज युद्ध के विषय में क्या सोचते थे ये बताना अब मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि उस समय मैं सिर्फ 9 साल का था और देश दुनिया के मामलों के बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं थी। ज्यादातर लोग जानते थे कि उनके डच शासकों के बदले अब जापानी शासक आ जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जो युद्ध समाप्त होने के बाद जावा की आजादी के सपने देखते थे। हमारे पड़ोसी मिस्टर हार्तोनो ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो भविष्य में ऐसे समय की आने की कल्पना कर रहे थे जब जावा, सुमात्रा और अन्य द्वीप मिलकर एक स्वतंत्र देश का रूप ले लेंगे। वे एक कॉलेज के प्रोफेसर थे और डच, चाइनीज, जावानीज भाषाओं के अलावा थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेते थे। उनका बेटा सोनो लगभग मेरी ही उम्र का था। मेरे परिचितों में वो अकेला लड़का था जो मुझसे अंग्रेजी में बात कर सकता था, इसलिए हम साथ में काफी समय बिताते थे। हमारा सबसे प्रिय शौक था पार्क में जाकर पतंगे उड़ाना। बमबारी ने जल्दी ही हमारे पतंग उड़ाने के शौक पर विराम लगा दिया। हवाई हमले की चेतावनी दिन भर, रात भर गूंजती रहती थी। हालांकि शुरुआत में ज्यादातर बम बंदरगाह के नजदीक गिरे, जो हमारे घर से कुछ मील की दूरी पर था। फिर भी हमें घर में बंद होकर रहना ही पड़ता था। यदि हवाई जहाज की आवाज ज्यादा पास से आती तो हम सब पलंग या टेबल के नीचे घुस जाते। मुझे याद नहीं कि उस समय वहां खाइयां थीं या नहीं। शायद पहले किसी को खाई खोदने का समय ही नहीं मिला था और अब तो सिर्फ कब्रें खोदने का समय था। घटनाएं बहुत जल्दी जल्दी घटित हो रही थीं और वहां रहने वाले सभी लोग सिवाय जावानीज लोगों के जावा से बाहर निकलने के लिए बेताब हो रहे थे। तुम लोग कब जा रहे हो? एक दिन जब हम हवाई हमलों में विराम के बीच बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे थे तो सोनो ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा। यह सब मेरे पिताजी पर निर्भर करता है। मेरे पिताजी कह रहे थे कि जापानी 1 हफ्ते में यहां पहुंच जाएंगे और अगर तब भी तुम लोग यहीं रहोगे तो वे तुम्हें रेलवे के निर्माण कार्य में लगा देंगे। मुझे वो काम करना बुरा नहीं लगेगा, मैंने उसकी बात का विरोध किया। लेकिन वे लोग तुम्हें पेट भर खाने को भी नहीं देंगे, सिर्फ कीड़ों वाले चावल देंगे और अगर तुम ठीक से काम नहीं करोगे तो तुम्हें गोली मार देंगे। ऐसा तो वे फौजियों के साथ करते हैं, मैंने कहा। हम तो सिविलियंस हैं, आम नागरिक हैं। मेरे पिताजी और मैं बटाविया में क्या कर रहे थे जब हमारा घर पहले भारत में और फिर सिंगापुर में था। पिताजी रबर का व्यापार करने वाली एक फर्म में काम करते थे और 6 महीने पहले उन्हें एक डच कंपनी के साथ साझेदारी में एक नया ऑफिस खोलने के लिए बटाविया भेजा गया था। हालांकि मैं बच्चा था,
फिर भी मैं उनके साथ हर जगह जाता था। मेरी मां की मृत्यु तभी हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था, और तब से पिताजी ने हमेशा मेरा ख्याल रखा था। युद्ध की समाप्ति के बाद वो मुझे इंग्लैंड ले जाने वाले थे। क्या हम युद्ध जीतने वाले हैं? ऐसा लगता तो नहीं है, उन्होंने जवाब दिया। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम जीतने वाले थे। बंदरगाह पर पिताजी के साथ खड़े खड़े मैं सिंगापुर से शरणार्थियों से भरे जहाज आते देख रहा था। मर्द, औरतें और बच्चे सब तपती धूप में जहाज की छत पर डेरा डाले हुए थे। सभी कमजोर, थके हुए और चिंतित लग रहे थे। वे या तो कोलंबो जा रहे थे या बंबई। बटाविया के तट पर कोई नहीं उतरा। ये ब्रिटिश इलाका नहीं था, डच था, और सब जानते थे कि बहुत दिनों तक ये डच भी नहीं रहने वाला है। क्या हम भी यहां से नहीं चलेंगे? मैंने पूछा। सोनू के पिताजी कह रहे थे जापानी किसी भी दिन यहां पहुंच सकते हैं। हमारे पास अभी कुछ दिनों का समय है, पिताजी ने कहा। वे एक नाटे कद के गठीले शरीर वाले व्यक्ति थे जो कभी कभी ही उत्तेजित होते थे। वे परेशान होते थे तो भी किसी को दिखाते नहीं थे। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, उसके बाद हम चलेंगे। हम जाएंगे कैसे? उन जहाजों में तो बिल्कुल जगह नहीं है। हाँ, सच में नहीं है, लेकिन हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे बेटा, चिंता मत करो। मैं चिंता नहीं कर रहा था। मुझे पूरा भरोसा था कि पिताजी इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। वे कहा करते थे, हर समस्या का हल कहीं ना कहीं छुपा होता है, और अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। सड़कों पर ब्रिटिश फौजी गश्त लगाते रहते थे, लेकिन वे हमें सुरक्षा का एहसास नहीं दिला पाते थे। वे तो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे थे कि सेना के जहाज आएं और उन्हें यहां से ले जाएं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जावा को बचाने में किसी की भी दिलचस्पी नहीं है। हर कोई वहां से जल्दी बाहर निकलना चाहता था। हालांकि जावानीज लोग डच लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे, फिर भी उनके मन में किसी एक यूरोपियन के प्रति वैर भाव नहीं था। मैं सड़क पर बिना किसी डर के घूम सकता था। कभी कभी चाइनीज क्वार्टर्स, सैन्यवास से कुछ छोटे बच्चे मेरी ओर इशारा करके चिल्लाते, औरंग बुलंदी, डचमैन। लेकिन वे ऐसा खेल खेल में करते थे, और मुझे उनकी भाषा इतनी अच्छी तरह नहीं आती थी कि मैं उन्हें समझा पाऊं कि अंग्रेज डच नहीं होते। उनके लिए सभी गोरे एक समान होते थे, और ये बात समझ में भी आती थी। मेरे पिताजी का ऑफिस नहर के किनारे व्यावसायिक क्षेत्र में था। उससे 2 मील दूर हमारा 2 मंजिला घर था, एक पुरानी सी इमारत जिसकी छत लाल पत्थरों की बनी थी, और चौड़ी सी बालकनी के दोनों किनारों पर पत्थर के ड्रैगन थे। हमारे बागीचे में लगभग पूरे साल फूल खिले रहते थे। बटाविया में यदि कोई चीज बमबारी से अधिक नियमित थी तो वो थी बारिश, जो लगभग रोज दोपहर को छत से होती हुई नीचे केले के पत्तों पर गिरती थी। जावा की गर्म तपती दोपहरों में बारिश का हमेशा स्वागत होता था। बटाविया में विमान भेदी बंदूकें नहीं थीं। कम से कम हमने तो उनके वहां होने के बारे में नहीं सुना था। और जापानी बम वर्षक अपनी मर्जी से आते थे और दिन दहाड़े बम गिराकर चले जाते थे। कभी कभी बम शहर में भी गिर जाते थे। एक दिन मेरे पिताजी के ऑफिस के बगल वाली इमारत पर बम सीधे आकर गिरा और इमारत टूटकर नदी में गिर गई। वहां काम करने वाले बहुत से कर्मचारी मारे गए। स्कूल बंद हो गए। सोनू और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए हम घर में रहकर डाटर्स या कैरम खेलते, कालीन पर कुश्ती लड़ते या ग्रामोफोन पर गाने सुनते। हमारे पास प्रेसी फील्ड्स, हैरी लॉडर, जॉर्ज फार्मबी और आर्थर एस्की के रिकॉर्ड्स थे, जो वर्ष 1940 की शुरुआत के लोकप्रिय ब्रिटिश गायक थे। आर्थर एस्की का एक गाना था जिसके शब्द एडोल्फ हिटलर का मजाक उड़ाते थे। Adolf, we are gonna hang up your washing on the sea's free line. You're at the house. Here's the song that we
we all sing, it'll make you laugh. We're gonna hang out the washing of the Z3 line. Have you any dirty washing? हम ये सोचकर खुश हो जाते थे कि ब्रिटेन के लोग युद्ध जीतने के प्रति आश्वस्त थे। एक दिन सोनो ने कहा, बम बटाविया में गिर रहे हैं, गांव की तरफ नहीं। क्यों ना हम साइकिल लेकर शहर से बाहर चलें? मुझे उसका प्रस्ताव पसंद आया। सुबह के ऑल क्लियर सब ठीक है अलार्म के बाद हम अपनी साइकिलों पर सवार होकर शहर से बाहर की ओर निकल पड़े। मैंने साइकिल किराए पर ले ली थी, लेकिन सोनो के पास उसकी अपनी साइकिल थी। वो साइकिल उसके पास 5 वर्ष की उम्र से थी और उसे आए दिन मरम्मत की जरूरत पड़ती रहती थी। इस साइकिल की आत्मा इसे छोड़कर चली गई है, वो कहा करता था। हम दोनों के पिताजी काम पर गए थे। सोनो की मां बाजार गई थी। हवाई हमले के दौरान वो सबसे सुरक्षित दुकान में पनाह ले लेती थी और 1 घंटे से पहले वापस नहीं आने वाली थी। हमारा अंदाजा था कि हम लंच दिन के भोजन से पहले वापस आ जाएंगे। हम जल्दी ही शहर से बाहर पहुंच गए, एक ऐसी सड़क पर जो चावल के खेतों, अनानास के बागों और सिनकोना के बागों से होती हुई गुजरती थी। हमारी दाईं ओर गहरे हरे पहाड़ थे, बाईं ओर नारियल के पेड़ों की कतारें और उनके आगे समुद्र। चावल के खेतों में बहुत सी औरतें और मर्द काम कर रहे थे, जिनके पैर घुटनों तक मिट्टी में नहाए हुए थे। चिलचिलाती धूप से बचने के लिए उन्होंने चौड़े किनारे वाले हैट पहने हुए थे। कहीं कहीं एक आध भैंस कीचड़ भरे मटमैले पानी में बैठी हुई दिखाई दे रही थी। एक भैंस की पीठ पर एक नंगा लड़का पसरा हुआ था। हमने नारियल के पेड़ों के बीच का ऊबड़ खाबड़ रास्ता चुना। नारियल के पेड़ समुद्र के किनारे तक लगे हुए थे। अपनी साइकिलें पथरीली जमीन पर छोड़कर हम रेतीले बीच पर दौड़ते हुए छिछले पानी में कूद गए। पानी में ज्यादा आगे मत जाना, सोनो ने चेतावनी दी, वहां शार्क्स हो सकती हैं। पानी में पत्थरों पर चलते हुए हमने अच्छे अच्छे शंख खोजे और फिर एक बड़े पत्थर पर बैठकर समुद्र को देखने लगे, जिसके स्वच्छ व नीले पानी में एक जहाज शांति से आगे बढ़ रहा था। ये कल्पना करना मुश्किल था कि आधी दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ था और बटाविया, जो इस जगह से सिर्फ 2 या 3 मील की दूरी पर था, युद्ध के बिल्कुल बीचों बीच था। घर वापस लौटते समय हमने चावल के खेतों के बीच से एक छोटा रास्ता लेने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर हमें पता चला कि हमारी साइकिलों के टायर कीचड़ में फंस गए थे। इस वजह से हमें घर लौटने में देर हो गई। ऊपर से हम रास्ता भी भूल गए और शहर के एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जिससे हम अनजान थे। हम शहर में घुसे ही थे कि सायरन की आवाजें आने लगी और कुछ ही देर में हवाई जहाज के इस दिशा में आने की भी। क्या हम साइकिल से उतरकर कहीं पनाह ले लें? मैंने सोनो को आवाज लगाकर पूछा। नहीं, जल्दी से घर चलते हैं। सोनो चिल्लाकर बोला, बम यहां नहीं गिरेंगे। लेकिन वो गलत सोच रहा था। हवाई जहाज काफी नीचे उड़ रहे थे। मैंने एक पल के लिए नजरें उठाईं तो देखा एक भयावह जापानी लड़ाकू बम वर्षक ने सूरज को ढका हुआ था। हम पूरी ताकत से पैडल मारने लगे, लेकिन हम मुश्किल से 50 गज ही आगे बढ़े होंगे कि हमारी दाईं ओर के कुछ मकानों के पीछे एक भीषण विस्फोट हुआ। दहशत के मारे हमारी साइकिलें सड़क पर गोल गोल घूमने लगीं और हम नीचे गिर पड़े। हमारी साइकिलें जैसे विस्फोट के प्रभाव में आकर एक दीवार से टकरा गईं। मुझे अपने हाथों में तेज जलन महसूस हो रही थी, जैसे मुझे सैकड़ों छोटे छोटे कीड़ों ने काट लिया हो। मेरे शरीर पर कई जगह खून की बूंदें दिखाई देने लगीं। सोनो भी पेट के बल रेंगते हुए मेरी ओर बढ़ रहा था। मैंने देखा कि उसके माथे और हाथों पर मेरे जैसी खरोंचें लगी हुई थीं, जो शायद बारूद के नन्हे कणों के उड़ने से लगी थीं। हम जल्दी से उठकर खड़े हो गए और अपने घर की दिशा में भागने लगे। हमारी मुड़ी तुड़ी साइकिलें लावारिस सी सड़क पर ही पड़ी रहीं। तुम दोनों सड़क से अलग हटो, किसी ने खिड़की से पुकार कर हमें चेतावनी दी, लेकिन हम तब तक दौड़ते रहे जब तक घर नहीं पहुंच गए, और इतना तेज दौड़े जितना हम जिंदगी में कभी नहीं दौड़े थे।
मेरे पिताजी और सोनू की मां और पिताजी खुद भी हमें खोजते हुए सड़क पर भाग रहे थे जब हम दौड़ते हुए आकर उनकी बाहों में गिर पड़े। कहां थे तुम दोनों? क्या हुआ तुम दोनों को? ये खरोंचे कहां से लगी तुम्हें? सब निरर्थक से प्रश्न थे, लेकिन इससे पहले कि हम सांस लेकर कुछ बताते, हमें उठाकर अपने अपने घर ले जाया गया। पिताजी ने मेरी खरोंचों और चोटों को साफ किया, मेरे चिल्लाने पर ध्यान न देते हुए मेरे चेहरे और पैरों पर आयोडीन लगाया और फिर मेरे पूरे चेहरे पर प्लास्टर चिपका दिया। सोनू और मैं बुरी तरह डर गए थे और उस दिन के बाद कभी घर से दूर नहीं गए। उस रात पिताजी ने कहा, मुझे लगता है हम 1-2 दिन में यहां से निकल सकते हैं। क्या दूसरा जहाज आ गया है? नहीं। फिर हम कैसे जाएंगे? प्लेन से? थोड़ा इंतजार करो बेटा, अभी कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन हम अपने साथ ज्यादा सामान नहीं ले जा पाएंगे। सिर्फ उतना ही ले जाएंगे जितना 2 एयरबैग्स में आ जाए। और स्टैंप कलेक्शन का क्या होगा? मेरे पिताजी का स्टैंप कलेक्शन, डाक टिकटों का संग्रह काफी कीमती था और कई खंडों में था। बदकिस्मती से हमें उसका बड़ा हिस्सा यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैं मिस्टर हार्तोनो से उसे संभाल कर रखने की विनती करूंगा और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा, अगर समाप्त हुआ तो हम आकर उसे ले जाएंगे। लेकिन हम 1 या 2 एल्बम तो अपने साथ ले जा सकते हैं ना? 1 ले चलेंगे। हमारे पास 1 की ही जगह होगी और अगर हमें बॉम्बे में पैसों की जरूरत हुई तो हम स्टैंप्स बेच देंगे। बॉम्बे? वो तो इंडिया में है। मुझे लगा हम इंग्लैंड वापस जा रहे हैं। पहले हमें इंडिया जाना पड़ेगा। अगली सुबह मैंने सोनू को बागीचे में अपने ही जैसे प्लास्टर चिपकाए हुए देखा। उसकी भी एक टांग में बैंडेज बंधा हुआ था। फिर भी वो हमेशा की तरह प्रसन्नचित्त लग रहा था और मुझे देखते ही उसके चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कान आ गई। हम कल जा रहे हैं, मैंने कहा। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। तुम चले जाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा, सोमो ने कहा, लेकिन मुझे खुशी भी होगी क्योंकि तुम जापानियों से बच जाओगे। युद्ध समाप्त होने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। हां, जरूर आना। और फिर जब हम बड़े हो जाएंगे तो साथ में दुनिया की सैर करेंगे। मैं इंग्लैंड और अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया और जापान सब देखना चाहता हूं। मुझे हर जगह जाना है। हम हर जगह नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। अगली सुबह हमें बहुत जल्दी उठना था। हमने अपना सामान रात को देर तक जागकर बांध लिया था। हम अपने साथ कुछ कपड़े, पिताजी के ऑफिस के कुछ कागजात, 1 जोड़ी दूरबीन, 1 स्टैंप एल्बम और कुछ चॉकलेट्स ले जा रहे थे। मुझे चॉकलेट्स और स्टैंप एल्बम ले जाने की खुशी तो थी ही, लेकिन मुझे अपनी बहुत सी प्रिय चीजें छोड़नी भी पड़ रही थीं। अपनी प्रिय किताबें, ग्रामोफोन और रिकॉर्ड्स, एक पुरानी सामुराई तलवार, एक ट्रेन सेट और एक डार्ट बोर्ड। मुझे संतोष इस बात का था कि वो सारा सामान किसी अजनबी के पास नहीं बल्कि सोनू के पास रहने वाला था। अभी आप सुन रहे थे अतुल विश्नोई की आवाज में रस्किन बॉन्ड की कहानी जावा से पलायन का पहला भाग। कहानी का दूसरा भाग हमारे अगले संस्करण में। दोस्तों, कहानियों की दुनिया अतुल विश्नोई की जुबानी को और अधिक दिलचस्प बनाने के लिए हमें आपके सुझावों और टिप्पणियों का इंतजार रहेगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें और रेगुलर अपडेट्स पाने